नमस्कार दोस्तों। आपके यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है। तो यूपीएससी के एग्जाम में आपके ज्योग्राफी इन्वायरमेंट इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं और स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम आपके आएंगे। तो उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम दोनों देख लेते हैं। दोनों के प्रोस्पेक्ट से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो पहला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक रीजनिंग दी हुई है। स्टेटमेंट और रीजनिंग देखते हैं मैच करता है कि नहीं करता है। देखिए पहला स्टेटमेंट है, द रेगर सॉयल ऑफ सदर्न ट्राइब इज आर ब्लैक। तो रेगर सॉयल को ब्लैक सॉयल भी बोलते हैं, तो ब्लैक होता है, तो ये बात सही है। ठीक है। दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमस, वो हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमस को कंटेन करता है, ये बात भी सही है। ठीक है, वो ह्यूमस बहुत कंटेन करता है, उसमें बहुत ज्यादा वाटर रहता है। ठीक है, तो ये दोनों बात ही सही है, लेकिन रीजनिंग सही नहीं है। मतलब वो ह्यूमस कंटेन करता है इसलिए वो ब्लैक नहीं है, बिकॉज ऑफ द आयरन की मात्रा वगैरह जाती है, तो इसलिए ब्लैक थोड़ा होता है वो ज्यादा। ठीक है, और वोल्केनो से बना हुआ है तो इसलिए भी वो ब्लैक होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट, दोनों चीज सही है, बट रीजनिंग उसका सही नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिस्ट दी हुई है। एक जगह इंडस्ट्री दी हुई है, एक जगह शहर दिया हुआ है, और उस इंडस्ट्री से उस शहर को मैच कराना है। पहला शहर है काकीनाडा। ठीक है, तो काकीनाडा में सबसे ज्यादा चीज क्या मिलती है? काकीनाडा फेमस है जूट के लिए। काकीनाडा जूट के लिए फेमस है। विशाखापत्तनम आपका फेमस है कॉटन टेक्सटाइल के लिए। और चानपटना जो है आपका, वो फेमस है सिल्क के लिए। और भदोही कारपेट के लिए। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। सी सबसे परफेक्ट मैच कर रहा है, हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है दो, हमको बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है। चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं सही है। पहला है, लेकोलिथ इज ए लार्ज इंस्ट्रक्टिव इग्निशियस रॉक हैविंग अ डोम लाइक शेप। लेकोलिथ जो है ये लार्ज तो होता है, इग्निशियस रॉक। ठीक है, एक डोम लाइक शेप भी होता है इसमें। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, डेक्कन ट्रैक ऑफ इंडिया इज अ रिजल्ट ऑफ सील्ड टाइप वोल्केनो इरप्शन। जो डक्कन ट्रैप हमारा प्लेटू बना हुआ है, ठीक है, वो सील्ड टाइप वोल्केनो इरप्शन है, उसी से बना हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन सी वाला एकदम करेक्ट है। अगला, विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ फोस्फेटिक बायो फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक बायो फर्टिलाइजर इसमें से कौन सा है? देखो फॉस्फेटिक, देखो बायो फर्टिलाइजर पहली चीज है कि जितने एल्गी होते हैं वही बायो फर्टिलाइजर होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एजोला भी आपका देखो बायो फर्टिलाइजर है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, ये भी है। लेकिन ये पूछ रहा है स्पेशली फॉस्फेटिक बायो फर्टिलाइजर कौन है। तो जो फॉस्फेटिक बायो फर्टिलाइजर है वो है VAM, जिसको बोलते हैं वेसिकुलर एब्रिस्कुलर मायोक्रेजिया। इसको VAM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये हमारा फॉस्फेटिक बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, ये काम क्या करता है कि जो पैथोजन वगैरह होते हैं उनको ये पैदा नहीं होने देता है। ठीक है, फॉस्फेटिक, इसीलिए इसको फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इसको बोलते हैं। तो फर्टिलाइजर बहुत यूपीएससी में पूछा जाता है, और ये वाला तो बायो फर्टिलाइजर पक्का पूछा जाता, तो ये चांसेस है कि पूछा जाए, देख लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दिया गया है, हमको इसको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं सही है। पहला है, स्टेलैक्टिस एंड स्टेलैगमिटीज आर डिपोजिशनल लैंड फॉर्म बाय रिवर्स। दूसरा, सिंक होल्स एंड यूवोलाज आर द इरोजनल लैंड फॉर्म्ड बाय द ग्राउंड वाटर।
तो क्या ये चीज सही है? तो देखिए, जो स्टेक स्टेकलेसिटीज एंड स्टेगमेटाइज जो है, ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्ड नहीं है रिवर के द्वारा। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये इससे क्या बनता है? इससे केव बनती हैं, गुफाएं बनती हैं। ठीक है, इस जो आपका जो ये स्टेगलेसिटीज एंड स्टेगमाइट्स जो है, इससे क्या बनती है? केव, गुफाएं बनती हैं। जब ये बहकर आते तो ये धीरे धीरे इकट्ठा होकर गुफाएं बनती हैं। जो सिंक होल एंड यूवॉल्स है, ये ये जो है लैंड फॉर्म्ड बाई ग्राउंड वाटर से बनते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? ये करेक्ट है। तो इसमें केवल सेकंड वाला ही करेक्ट है, बाकी गलत है। अगला, यहां वोल्केनो दिया है, कौन सी कंट्री में वो वोल्केनो पाया जाता है, हमें वो मैच करना है। तो देखिए, पहला वोल्केनो है सबानकया। सबानकया ये कहां पे है? ये पेरू में है। सबानकया ये पेरू में है। माउंट ताल, माउंट ताल आपका फिलीपींस में है। कोलिमा आपका मैक्सिमो मैक्सिको में है। और माउंट मेरापी आपका इंडोनेशिया में है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन बैठ रहा है सही, वो सी वाला ऑप्शन सही बैठ रहा। कौन सा सही बैठ रहा? सी। मतलब ए का दूसरा साब्यान, साब्यान काया ये पेरू में। माउंट ताल ये आपका हो गया बी का तीसरा इंडोनेशिया। और कोलिमा, कोलिमा हो गया सी का चौथा आपका मैक्सिको। और माउंट मेरापी आपका हो गया डी का पहला फिलीपींस। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज बॉर्डर्ड विथ अराल सी। अराल सी के किनारे कौन सी कंट्रियों के बॉर्डर मिलते हैं? तो ये तो बहुत सिंपल है। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान जो है आपका, इसके बॉर्डर आपका क्या है? मिलते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या है? कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बॉर्डर अराल सी के किनारे मिलते हैं। देखिए, ट्राइब दिया गया है और किस रीजन में ये पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। पहला है खिरगिज। खिरगिज जो है, ये ट्राइब आपका कहां पाया जाता है? ट्राइब से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो खिरगिज जो है आपका सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। सेंट्रल एशिया की कंट्रीज में खिरगिज पाए जाते हैं। बुशमैन आपने बहुत सुना होगा, अगर आप डिस्कवरी चैनल वगैरह कहीं भी देखते होंगे तो बुशमैन बहुत सुना है। बुशमैन कालाहारी डेजर्ट में आपका मिलते हैं। इस्किमो, इस्किमो आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये हाँ बुशमैन हुआ। इन्यूट, इन्यूट आपको कहां मिलते हैं? इन्यूट जो है आपका, ये आपका जापान में मिलते हैं। ठीक है, इन्यूट आपको कहां मिलते हैं? जापान में मिलते हैं। और जो बेदुयू है, वेदू जिसको बोलते हैं, वो अरेबिया में मिलते हैं। बद्दू जनजाति। ठीक है, बद्दू जनजाति आपका कहां मिलती है? अरब में मिलती है। तो खिरगिज, बुशमैन, इन्यूट, इन्यूट आपका जापान हो गया। ठीक है, और इसके बाद हो गया बेद्दू जनजाति। ये बेद्दू जनजाति आपका अरब में हो गया। तो ऑप्शन हमारा इससे मैच कौन सा कर रहा है? तो सी वाला ऑप्शन हमारा मैच कर जा रहा है। सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है, इन द बायोस्फीरिक इकोलॉजी सिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनि डायरेक्शनल। एक ही डायरेक्शन में होता है। जो बायोस्फेरिक इकोलॉजी सिस्टम में है, क्या एनर्जी उसमें एक ही डायरेक्शन में होती है? हमें ये स्टेटमेंट चेक करना है। ठीक है, तो ये बात तो सही है, एक ही डायरेक्शन में होती है। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। मल्टी डायरेक्शन नहीं होता। पहले प्लांट से एनर्जी जाएगी, हार्बीवरस, हिरन, खरगोश जो भी है, वहां से एनर्जी जाएगी आपका जो पहला कंज्यूमर जो मांसाहार है। ठीक है, कार्निवोरस जो है पहला। फिर शेर अगर खाया तो एनर्जी यूनि डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो ये वाला सही है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। इन द बायोस्फेरिक इकोलॉजिकल सिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी साइक्लिक। साइक्लिक तो नहीं होता है, ऐसे नहीं होता कि शेर आके ऐसे से, वो नहीं होता है।
तो इन नेचुरल इकोलॉजी सिस्टम द रिलेटिव लॉस ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस विद द एनर्जी ट्रॉपिक लेवल। इन ऐसा क्या होता है कि जो है एनर्जी, जैसे इकोलॉजी सिस्टम में ज्यादा लॉस होता है एनर्जी का जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाए। मतलब पेड़ से अगर हिरन ने लिया तो क्या एनर्जी कम लॉस होगा, हिरन को अगर शेर ने खाया तो क्या ज्यादा एनर्जी लॉस होगा? देखो एनर्जी उतना ही लॉस होता है। अगर हिरन ने कुछ एनर्जी वो लिया पेड़ से, तो जब हिरन खाएगा तो जितना एनर्जी लॉस होगा उतना हिरन को जब वो खाएगा तो उतनी सेम एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, तो एनर्जी का कंजम्पशन सेम रहेगा, तो ये गलत हो गया। स्पीसीज एट हाइयर ट्रॉपिक लेवल आर लेस डिफिशिएंट इन यूटिलाइजिंग एक्सेसिबल एनर्जी। नहीं, ऐसा नहीं है, उतना ही करते हैं। तो हमारा जो सही है वो केवल पहला वाला ही सही है। और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट दिया हुआ है pollutants that decompose by microorganisms and lose their toxicity effect are called biodegradable pollutants। हाँ, ये सही है कि जो भी डिकम्पोज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, ठीक है, वही बायोडिग्रेडेबल कहलाती है, चाहे वो ऑर्गेनिक मटेरियल हो चाहे जो भी हो। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको तोड़ते हैं तो जो उसकी टॉक्सिसिटी होती है वो चली जाती है, तो ये सही है। सीवेज एंड ऑर्गेनिक वेस्ट आर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेड। हाँ, ये दोनों बातें सही है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। देन हमारा बोथ ए एंड सी आर, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आईपीसी से रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आईपीसी से रिलेटेड है कि आईपीसीसी कब फॉर्म्ड किया गया था। तो देखो जो आईपीसीसी आपका फॉर्म किया गया था वो क्या है, इन विच ईयर द इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज फॉर्म्ड। तो जो आपका इंटर गवर्नमेंटल क्लाइमेट चेंज फॉर्म किया गया था वो 1988 में फॉर्म्ड किया गया था। दो लिस्ट को मैच करना है, एक बायोस्फीयर रिजर्व दिया है और ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट दिया गया, किस ईयर में उसको बनाया गया था। तो देखो जब से सबसे पुराना अगर आप देखोगे तो नीलगिरी है, तो नीलगिरी 1986 में बनाया गया था। फिर नीलगिरी के बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है कौन सा, नंदा देवी। नंदा देवी बनाया गया था 1988 में। फिर सुंदरबन है 1989 में, और सबसे लेटेस्ट जो है वो कंचनजंगा है, सन 2000 में बनाया गया था। अब इसको मैच करके देखिए कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। ऑप्शन जो हमारा सही बैठ रहा है वो ऑप्शन बी सही बैठ रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखिए मिला लेते हैं एक बार फिर से, ए का चौथा 1986, ठीक है, नंदा देवी आपका जो है 1988, सुंदरबन 1989 और कंचनजंगा सन 2000। सही है, डी का पहला सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच कर रहा है। माउंटेन, माउंटेन के आगे लिखा है लार्ज स्टेबल इकोसिस्टम। लार्ज स्टेबल इकोसिस्टम नहीं है माउंटेन भाई। पहली चीज तो इसका इकोसिस्टम बहुत छोटा है, बहुत कम पेड़ पौधे मिलते हैं, कुछ एक आध, तो गलत है। अबायोटिक कंपोनेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अबायोटिक कंपोनेंट, कंपोनेंट में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। ग्रीन प्लांट्स इकोलॉजिकल सिस्टम, हाँ इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो ग्रीन प्लांट से ही बनता है, तो ये वाला सही है। तो ये चीज आपका परफेक्टली मैच है। रेनफॉल, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में तो बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं भाई। ग्लोबल वार्मिंग में तो सीएफसी ऐड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी चीजें ऐड है भाई। तो रेनफॉल का ग्लोबल वार्मिंग से कोई लेना देना नहीं हो, तो बर्फ से पिघलता है, तो डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है रेनफॉल का ग्लोबल वार्मिंग से। जो डायरेक्टली रिलेशन है वो है ग्रीन प्लांट इकोलॉजिकल सिस्टम से, ये है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सेतु कंजर्वेशन। देखो हम आपको इन सेतु, एक सेतु पहले बता देते हैं।
इन सेतु जो होता है वो ऐसा इकोसिस्टम होता है जहां पर उसको नेचुरली हर चीज मिले। जैसे हम एक एग्जांपल दे दें, जैसे बाघ है, ठीक है, तो बाघ के लिए जो जो भी चीजें चाहिए वो नेचुरली वहीं पे मिल जाए, हिरन, ठीक है, पेड़ पौधे। जैसे सुंदरबन का आप एग्जांपल ले लीजिए, तो ये इन सेतु एग्जांपल है। तो वहां सुंदरबन को कोई इंसान जाके नहीं बनाया हुआ है, सुंदरबन अपने आप बना हुआ है। वो नेचुरल आपका इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, तो नेचुरली है, तो उसको इन सेतु कंजर्वे कंजर्वेशन बोलेंगे। एक्स सेतु क्या है, जब ह्यूमन कोई चीज बनाए, ठीक है, बाहर से इन्वायरमेंट आप उसको दे दो, ठीक है, कि एक बाग है तो उसके लिए हिरन ला के रख दो, ये ला के रख दो, पानी ला के रख दो सारा, तो वो एक्स सेतु बोलते हैं। तो अब हमको ये बताना है कि इसमें कौन सा इन सेतु का एग्जाम्पल नहीं है। तो हम जो देखेंगे उसमें से वो इन सेतु का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। इन सेतु का एग्जाम्पल बायोस्फीयर है, बॉटेनिकल गार्डन है, नेशनल पार्क है, ठीक है। ये सेक्रेड ग्रोव नहीं है, ठीक है, सेक्रेड ग्रोव ये आपका नहीं है, ये ट्रेडिशनल कंजर्वेशन प्रैक्टिस में नहीं आता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट द्वारा कवर टोटल टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया में कितना है, लगभग कितना परसेंट है। तो 10% डेंस फॉरेस्ट कवर एरिया टोटल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो लिस्ट दिया गया है, स्टेट और नेशनल पार्क, कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, हमें ये मैच करना है। तो देखिए, ये तो बहुत सिंपल सा है। असम में काजीरंगा, ठीक है, गुजरात में गिर है, तो बी का चौथा। मध्य प्रदेश में आपका जो है कान्हा नेशनल पार्क है, और उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर बन रहा है वो आंसर सी बन रहा है। आंसर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इसमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है। मतलब कहने का मतलब, तो ये क्वेश्चन दो तरीके से बन रहा है, इसमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है, या कौन सा इसमें से प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो इसमें से प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। देखो, प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो हुआ जो डायरेक्ट पॉल्यूशन कर रहा है, सेकेंडरी वो हुआ जिसके रिएक्शन से, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ तब पॉल्यूशन हुआ। तो जो आपका प्राइमरी सल्फर डाइऑक्साइड है, बाकी सब आपका केमिकल रिएक्शन के बावजूद के बाद बनता, तो वो सेकेंडरी पॉल्यूशन हुआ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एरिया। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एरिया जो है आपका किसका है, वो है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। आंध्र प्रदेश का 972 कितना है, 972, इसका लगभग है 972 किलोमीटर इसका आपका एरिया है। इसका एरिया कितना है, 972 किलोमीटर कोस्ट लाइन एरिया है। अगला क्वेश्चन, द कश्मीर वैली सिचुएटेड बिटवीन व्हिच माउंटेन। कश्मीर वैली किस माउंटेन के बीच में बसा हुआ है। तो कश्मीर वैली आपका पीर पंजाल और हिमाद्री रेंज के बीच बसा हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो गया, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको हमको ध्यान में रखना, बताना है दो स्टेटमेंट में दोनों सही है कि कोई एक सही है कि दोनों नहीं सही है। द कैचमेंट एरिया ऑफ दामोदर रिवर इज इन झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। दूसरा दूसरा दिया है कि द अपर पार्ट ऑफ लूनी रिवर हैज फ्रेश वाटर बट द लोअर पार्ट इज सेलाइन। देखो, दोनों सही है। द कैचमेंट एरिया दामोदर रिवर का आपका झारखंड में भी मिलेगा,
बिहार में भी मिलेगा, वेस्ट बंगाल में भी मिलेगा। काफी, दामोदर रिवर काफी बड़ी है, काफी कैचमेंट एरिया है उसका, जगह काफी दूर में बहती है, तो ये तीनों जगह मिलेगा। दूसरा स्टेटमेंट, लूनी रिवर जो है ये फ्रेश वाटर शुरू में रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे नीचे जाता, तो एक तो मिट्टी से बहुत सारा सेलिनिटी लेता है ये, क्योंकि आपका राजस्थान से होके जाता है, ये गुजरात के एरिया में जाके ये एक तो इस समुद्र में गिरता नहीं, ये पहले ही खत्म हो जाता है। तो सिलाइन लास्ट में जाके सिलाइन वाटर बन जाता है ये, ठीक है, क्योंकि वहां की मिट्टी और सारी क्लाइमेटिक चीजों से ये सिलाइन बन जाता है। शुरुआत में फ्रेश वाटर से चलता है, बट बन जाता है सेलाइन। तो दोनों ही सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, अब ये बताना कि दोनों सही है कि एक सही, कोई एक भी नहीं सही है। इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ अर्बन डोमिनेटेड कंट्री। नहीं, हमारा तो अर्बन डोमिनेटेड कंट्री नहीं है, तो पहला वाला फॉल्स है। हमारा क्या रूरल है ना, इंडिया तो भाई गांव का देश कहा ही जाता है। मोस्ट लार्ज सिटीज इन इंडिया लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बात भी सही है कि बहुत सारी लार्ज सिटीज में लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो देखा जाए कि पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है, देन इज डी। डी आपका ऑप्शन सही हो गया। अगला देखिए, हॉट स्प्रिंग साइट बतानी है और किस स्टेट में बहती है वो बताना है। हॉट स्प्रिंग स्प्रिंग साइड उसको बोलते हैं जहां गर्म पानी थोड़ा थोड़ा निकलता है, हल्का हल्का गर्म पानी निकलता है, ठीक है, तो उसको स्प्रिंग साइड बोलते हैं। ठंडा मौसम वहां रहता है, जैसे हमारे पहाड़ी इलाकों में बहुत ठंडा मौसम रहता है, बट वहां पर जो ये जो स्प्रिंग साइड्स नाम दिए गए हैं, यहाँ पर हल्का हल्का गरम गरम पानी निकलता है। तो क्या ये किस स्टेट में है, उसको हमको मैच करना है। पहला है खीर गंगा। तो जो खीर गंगा है वो आपका कहाँ पर बहता है, तो खीर गंगा जो आपका बहता है वो हिमाचल में बहता है। कहाँ बहता है, हिमाचल में। फिर है, फिर आपका है युमतांग। युमतांग देखो नाम से लग रहा है कि नॉर्थ का तो कोई नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट का ही होगा, तो सिक्किम में है। तो ये सिक्किम में सही है। पनामिक, पनामिक आपका लद्दाख में बहता है। और गौरी कुंड आपका उत्तराखंड में। तो ये आपका इस हिसाब से अगर मैच करोगे लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को, तो खीर गंगा हिमाचल, यमतुंग सिक्किम, पनामिक लद्दाख और गौरीकुंड उत्तराखंड। तो कोड जो मैच होगा, तो कोड हमारा कौन सा मैच होगा, ए वाला। कोड नंबर ए, 2 3 ए वाला मैच होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, which of the following state has maximum डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। फीमेल और मेल का जो जेंडर डिस्पेरिटी है किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, तो भाई सबसे ज्यादा है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया एक्सपीरियंस द हाईएस्ट डेली टेम्परेचर रेंज। हाईएस्ट डेली टेम्परेचर, देखो डेली टेम्परेचर का जो मतलब होता है कि दिन में बहुत गर्म हो, रात में सडनली बहुत ठंडा हो। तो दोनों के बीच का जो टेम्परेचर गैप है वो बहुत ज्यादा किस स्टेट में है या किस रीजन में है, आप ये बोल सकते हैं। तो सबसे जो ज्यादा होता है, तो दिन में बहुत गर्म होता है आपको राजस्थान का जो भी रीजन रहेगा, डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। और रात में आप देखोगे वहां ठंडी लगेगी, दिन में आप वहां पैर भी नहीं रख सकते हो। तो अगर टेम्परेचर देखो दिन में मान लो वहां 45 46 या 48 डिग्री है, रात में 0 डिग्री है, तो डिफरेंस कितना हो गया टेम्परेचर रेंज का, भैया 48 डिग्री, जीरो सीधे। और हमारे यहाँ पे अगर वो रात को 2 4 डिग्री का डिफरेंस होता है या 10 डिग्री का, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इंडिया का रैंक जो है वीट प्रोडक्शन में कौन सा है। तो इंडिया का रैंक वीट प्रोडक्शन में सेकंड है। पहला चाइना का है, दूसरा आपका किसका है, इंडिया का है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। इसमें से जियोथर्मल एनर्जी कहां से नहीं मिलती है।
ठीक है। तो देखो जो आपका जियोथर्मल एनर्जी है वो आपका जो नहीं मिलता है वो कहाँ से नहीं मिलता है, वो आपको नहीं मिलता है गीजर से। कहाँ से नहीं मिलता है, सॉरी ओशियनिक वाटर, सॉरी ओशियनिक वाटर से नहीं मिलता है। ठीक है, जितनी भी गर्म चीजें रहेंगी वहां से जियोथर्मल एनर्जी आपकी मिलेगी, लेकिन आपकी यहाँ से नहीं मिलेगी। ठीक है, ओशियनिक वाटर से आपको जियोथर्मल एनर्जी नहीं मिलती है। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी वाला। ठीक है, बाकी जगह से आपको जियोथर्मल एनर्जी प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 27, why is afforestation necessary in high altitude areas to mitigate the effect of climate change? अफॉरेस्टेशन क्यों जरूरी है? ठीक है, तो देखो अफॉरेस्टेशन इसलिए जरूरी है कि टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन इन द एरिया। अगर अफॉरेस्टेशन नहीं होगा, पेड़ नहीं लगाओगे, तो मिट्टी कट जाएगी। मिट्टी कटने से रोकती है, तो बहुत सिंपल सा है, टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन इन द एरिया। इसके लिए कोई और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला, चलो इतना ही क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27 इज लास्ट। तो ये हमारा हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। आप लोग इसको कम से कम एक दो बार देख लीजिए तो सारा आपका रिवाइज हो जाएगा, और इनमें से तो पक्का क्वेश्चन आने ही आने। तो ये आपका आपको क्वेश्चन हो गया, बाकी आप लोग देखते रहिएगा। धन्यवाद।